नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सेंटिमेंट ड्रिवन चीज़ों की, जो स्टॉक मार्केट में क्या इम्पैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या कर रहे हैं या कर सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस हम लोग रूटीन बेसिस, डेली बेसिस पे करते रहते हैं, स्टॉक्स का, इंडेक्सेस का, वर्ल्ड मार्केट का। देन फंडामेंटली भी चीज़ों को जज करते रहते हैं। बट जो आज के टाइम में सीन सिनेरियो और जो एनवायरनमेंट बना हुआ है आसपास, अपने सर्कमस्टांसेस जो चल रहे हैं, उसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ हो गई है। बिकॉज सेंटिमेंट्स ड्रिवन चीज़ें निकल निकल के आ रही हैं। जैसे अभी रशिया का अटैक, तो उसने भाई एकदम से 16,200 दिखा दिया उस दिन। ठीक है, तो ये वीडियो उसी चक्कर में है कि आप अपना चार्ट एनालिसिस करिए, आप अपनी पोजीशन के लेवल निकाल के रखिए, बाई सेल बटन दबाने के लिए लेवल्स निकाल के रखिए, एसएल तैयार रखिए। बट अपनी आंखें भी खुली रखिए कि भैया क्या हो सकता है। आप बाई करके बैठ गए हैं, दुनिया में कुछ ऐसा हो गया है, मार्केट नीचे दड़ा। ठीक है, तो पोजीशन कैसे बनानी है वो बताऊंगा, चीज़ें क्या देखनी है वो बताऊंगा, नज़र किस जगह बना के रखनी है इसमें मैं वो भी डिस्कस करूंगा आपके साथ कि भाई क्या होगा तो क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक तो मैं कभी ऐसी वीडियो नहीं बनाता हूँ क्यों हुआ मार्केट क्रैश। मार्केट गिरने के 3 सबसे बड़े कारण। जो इंसान पोस्ट मैच कमेंट्री करता है, ठीक है, जो पोस्ट मैच कमेंट्री देखता है, वो कभी मैच खेलता नहीं है। तो जितने ये यूट्यूबर 10-10 लाख, 8-8 लाख, 6-6 लाख वाले हैं, जो ये वीडियो बनाते हैं कि इस वजह से ये हो गया, वो खुद ट्रेडिंग नहीं करते हैं, उनको देखने वाले कभी पैसा नहीं बना पाएंगे। वो टोपी वाले अंकल आज इतना बढ़ा, इतना चढ़ा, अरे तुम उसकी वीडियो में तुम्हें देखना है कितना बढ़ा कितना चढ़ा था, तुम मार्केट में कर क्या रहे हो? तुम्हें नहीं पता कौन सा स्टॉक कितना ऊपर गया, बैंक निफ्टी कितना गया, निफ्टी कितना गया है। ठीक है, और मार्केट गिरने के 3 सबसे बड़े कारण तुम्हें नहीं पता है। ठीक है, अगर वो वीडियो के थ्रू देखना है तो ऐसे नॉलेज लेना कोई ख़राब नहीं, नॉलेज लीजिए। पैसा बनाने के लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ की कि क्या हो सकता है, उस चीज़ की नहीं कि क्यों हो गया है। समझिए, बहुत फ़र्क है इस चीज़ में। ठीक है, चलिए आइए हम अपने मुद्दे पे आते हैं। ये है सबसे पहला जिसने गले की हड्डी बन गया है इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मार्केट के लिए, क्रूड ऑयल के प्राइसेस। पहले से ही $95-96 चल रहे थे, ऊपर से भैया इसने डाल दिया आग में घी और लपटे ऊपर की तरफ तेजी बढ़ी। तो अब इससे होगा क्या दोस्तों? देखो, हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर चीज़ क्रूड पे ही डिपेंडेंट है। आप एक फ्रिज भी खरीद रहे हैं ना, ठीक है, तो वो जहाँ से आया है, जिस ट्रक पे लोड होके आया है, उस ट्रक को भैया ज़्यादा पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। तो फिलहाल पेट्रोल के रेट इन्होंने इलेक्शन के चक्कर में रोक के तो रखे हैं। ठीक है, रोक के तो रखे हैं, पर एकदम से शूटअप होंगे, होंगे शूटअप। ठीक है, प्राइसेस, हर फॉसिल फ्यूल के प्राइसेस ऊपर हैं, गैस से लेके, कोल से लेके क्या कहते हैं आपके, क्रूड ऑयल से लेके, तो हर चीज़ के दाम बढ़ेंगे। खाने पीने के लिए भी जो आईटीसी, एचयूएल, सामान अमान, साबुन वाबुन इधर से उधर पहुंचाता है, जो कमोडिटी ट्रांसफ़र होती है बाई ट्रांसपोर्ट, सबके रेट बढ़ेंगे। जहाँ पे कच्चा तेल क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इधर उधर, जैसे पेंट की कंपनीज़ हैं, उन सबको ज़रूरत होती है। ठीक है, एशियन पेंट हो गया, बर्जर पेंट हो गया, तो इनके ऑलरेडी रिजल्ट सबको पता है, मार्च से अप्रैल के ख़राब आएंगे। और बट आप एस्टिमेट लगा के बैठ जाते हो, सीएनबीसी आवाज़, जी न्यूज़ वाले, कि भैया पिछले क्वार्टर में इतना था तो इतना आना चाहिए, तो भैया नहीं आएंगे, ये सबको पता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सबका गिरने वाला है, डायरेक्टली सबका ही गिरने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा। अब ये ऑल ऑफ द सडन शूटअप होगा, ये होगा वो होगा, मेरे को तो लग रहा है जिस प्रकार से सीन सिनेरियो बन गए हैं, 125 130 भी क्रॉस कर सकता है आपका क्रूड ऑयल, कर सकता है, बड़े आराम से कर सकता है। ठीक है, अब ये डिप कैसे इफेक्ट करता है, छोटा सा ही वही एक आर्टिकल है। भैया गैस के प्राइस राइज हो जाते हैं तो सीधा घर के बजट पे फ़र्क पड़ता है। आपकी गुड्स जितनी शिफ्ट होती हैं इधर से उधर, आपका जो मतलब एक एक चीज़ जो इधर दाएं बाएं से आती है डायरेक्टली, वो सारी की सारी क्रूड पे ही डिपेंडेंट है आज की डेट में। तो सब के दाम बढ़ेंगे, सब के। एक बार ये इलेक्शन की वोटिंग ख़त्म,
आप देख लीजिएगा क्या क्या हाहाकार होने वाला है। ठीक है, या तो भाई एक्साइज ड्यूटी घटा दें, जो कि बहुत दबा के लिए गवर्नमेंट ने, तब थोड़ा बहुत शांति पड़े। बट देखते हैं कैसे चेंज सीन, पर क्रूड पे नज़र बना के रखिए, बिल्कुल नज़र बना के रखिए। ठीक है। तीसरा, भैया ये जो चीज़ें बनी हुई है इसमें आज बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो गया है, बताता हूँ, सुनिए। इन्होंने क्या किया है, स्विफ्ट, ये जो होता है वर्ल्ड वाइड इंटर बैंकिंग फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, मतलब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको। आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, मान लीजिए अशोक और मनोज दो बंदे हैं। अशोक मनोज को पैसे ट्रांसफ़र करता है बैंक में, तो उसको आईएफएससी कोड की ज़रूरत होती है। आईएफएससी कोड क्यों चाहिए होता है? आईएफएससी कोड चाहिए होता है जो उस बैंक को इन्फॉर्म करता है कि तुम्हारे बैंक्स के बीच में ट्रांसैक्शन हुई है, इस बंदे ने इस अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में हुई है। वो आईएफएससी कोड उस ट्रांसैक्शन की जानकारी देता है उस बैंक को। ऐसे ही जब बैंकिंग के बीच में आउट ऑफ द कंट्री ट्रांसैक्शन होता है तो वो होता है स्विफ्ट कोड के जरिए। तो इन्होंने रशिया को आउट ही कर दिया है, भैया हम तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है स्विफ्ट कोड से। होगा क्या, देर विल बी नो ट्रांसैक्शन आउट साइड फ्रॉम द रशिया टू द अदर वर्ल्ड। इसका इम्पैक्ट देखना आप कितना बढ़ेगा। छोटा सा आपको बताता हूँ, ये देखिए होता क्या है। ये 1973 में स्विफ्ट कोड की वो शुरू की थी, और शायद बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। हाँ, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। इसको मैं छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ आपको कि ये देखिए, हाँ ऐसा कोड होता है। मुझे क्यों पता है मैं उसका भी बताऊँगा आपको, मुझे कैसे पता है। ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने देखा भी, बट मुझे पता भी है। जैसे ये ऐसे करके होता है, येस बैंक का है स्विफ्ट कोड, IN लिखा है तो वो इंडिया का कोड है, ये सिटी का कोड होता है किस शहर का है। अब मुझे कहाँ स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ी, जब यूट्यूब में आप पैसे देखते हैं तो गूगल एडसेंस क्या है, कुछ पैसे देता है, कितने व्यूज़ आए हैं, कितने उसने देखा है। अब गूगल एडसेंस कहाँ का है अकाउंट, वो भैया बैंक है कहाँ पे आपका, US के अंदर। उसको मेरे अकाउंट में पैसे डालने हैं कहाँ, इंडिया के अंदर। तो उसको IFSC कोड नहीं चाहिए मेरा, उसको स्विफ्ट कोड चाहिए मेरे बैंक का। वहाँ मैंने उसको वो स्विफ्ट कोड दिया था मेरे बैंक को। तो ये स्विफ्ट कोड ये करता है, ये फ़ंड ट्रांसफ़र की जानकारी देता है। अब रशिया में, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जितने वहाँ यूट्यूबर थे उनको चवन्नी नहीं मिलने वाली अब। ठीक है, ये तो एक छोटे बंदे पे इम्पैक्ट जाएगा। बड़े बड़े बैंकिंग जो पूरे यूरोप को वो लोग गैस सप्लाई करते थे, हालांकि उल्टा असर यूरोप पे भी होगा, तोते उड़ जाएंगे ठंड में उनके। नीदरलैंड जर्मनी तो पूरा डिपेंडेंट है। ठीक है, और स्विफ्ट कोड बैंकिंग जो उनके सारे पे लेन देन होता है, एक्सपोर्ट जो जो रशिया एक्सपोर्ट करता है, जिसको करता है, सबके तोते उड़ने वाले हैं। और रशिया की भी इकोनॉमी सफ़र करेगी। ठीक है, आई होप मैंने आपको समझा दिया होगा। जर्मनी नीदरलैंड तो सबसे बड़े इंपोर्टर हैं उनके एनर्जी ये गैस के। ठीक है, एंड रशिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड। तो जिन जिन को देते हैं उनको भी देने में समस्या होगी, तो एक तरीके से कमर टूट जाएगी। दूसरा क्या है, स्विफ्ट बैन करने से जो छोटे छोटे लोग हैं वहाँ तक इम्पैक्ट होगा। और इससे होगा क्या भैया, वहाँ पे लोग उतर जाएंगे सड़कों पे। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, लोग उतर जाएंगे सड़कों पे, रोड पे आ जाएंगे। एंड पुतिन इज़ ए डिक्टेटर, ये आप सबको पूरे दुनिया को पता है। चाहे वहाँ कह लें हम डेमोक्रेसी, बट पुतिन इज़ ए डिक्टेटर। उसने ताम जाम वाम करके अपना बैठा हुआ है। एंड दूसरा, अब यूक्रेन में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, ये चीज़ें शुरू हो गई। जर्मनी की गवर्नमेंट ने अब खुलेआम आके ये वेपन देने शुरू कर दिए हैं, उन्होंने पहुंचा दिया है। वहाँ से US ने पहुंचाने शुरू कर दिए हैं, वहाँ से अब फ्रांस ने भी देने चालू कर दिए हैं, जहाँ तक अगर मैं सही हूँ तो इससे क्या होगा भैया, रेजिस्टेंस मिलेगा रशिया को। उतनी आसानी से पूरे यूक्रेन पे कब्जा नहीं हो सकता, और जितना इसमें टाइम लगेगा उतनी रशिया की भद्द पिटेगी, उतना रशिया को मतलब ज़्यादा अपना खर्चा उठाना पड़ेगा इस वॉर का, जितना उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू हो जाएगा, और गुरिल्ला वॉरफेयर सिटीज़ के अंदर हमेशा उन लोगों को क्या कहते हैं, फ़ायदा होता है जो लोग छुप के वार करते हैं। जो लोग डिफेंसिव खड़े होते हैं उन लोगों को हमेशा नुकसान ही होता है उसमें, जैसे अपने यहाँ टेररिस्ट अटैक वगैरह करते हैं। ठीक है, तो ये जब चीज़ें चलेंगी तो रशिया ज़्यादा दिन तक यूक्रेन को गले की हड्डी बना के नहीं रख सकता।
उधर रशिया के अंदर ये स्विफ्ट बैन के चक्कर में जो ये चीज़ें हो रही हैं, उनके बैंकों की ट्रांजैक्शन रुक जाएगी, वो सब रुक जाएगी। मतलब आप किसी पूरे वर्ल्ड से कट ऑफ हो चुके हो, आप किसी के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं कर सकते, लेन देन नहीं कर सकते। तो कब तक टिके रहोगे अपने घर पे, कब तक टिके रहोगे? ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। अब एक डेस्परेट बंदा जो ऐसा डिक्टेटर है, इसमें वो ना कुछ उल्टा सीधा कदम उठा ले, उसी का डर है। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपने हमेशा देखते रहना है कि भैया यहाँ ना कुछ हो जाए, तीसरी कंट्री कोई डायरेक्ट ना इन्वॉल्व हो जाए, फिर तो भैया वो खेल ख़त्म है फिर तो। ठीक है, फिर जो चल रहा है खेल ख़त्म है। अगर कोई कंट्री डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर तो खेल ख़त्म है, फिर तो बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाएंगी, हो फिर तो वर्ल्ड वार आप कह लीजिए, जिसके चांसेस नहीं है, क्योंकि सबको पता है एक एक जो युद्ध है एक देश को कम से कम 10-15 साल पीछे ले जाता है। और स्टॉक मार्केट तो फिर नीचे धराशायी हो ही जाएंगे भैया जब ऐसी चीज़ रहेगी। तो हैवी वॉल्यूम में बाइंग किसी भी कैश में ना करें, एक्यूमुलेट करते रहें और व्यू रखें यहाँ पे एक्यूमुलेशन का 10 साल। याद रखिए मेरी इस चीज़ को। आपने सोचा है कि मैं बाइंग कर रहा हूँ 2025 में भी मुझे ऊपर मिल जाएगा, भैया इम्पैक्ट अगर बहुत बड़ा हुआ तो जो टॉप लगेंगे ना स्टॉक्स के, इनको पार करने में स्टॉक्स को 4-4 5-5 साल भी लग सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप हैवी लमसम में बाई कर रहे हैं तो व्यू अपना 10 साल रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं इसी बीच में जो सब कुछ दब गया है, फेड का रेट हाइक। ठीक है, ये एक अंदाज़ा है इनका गोल्डमैन सैक्स का कि भाई ऐसे बढ़ाएंगे ये लोग, 9 बार बढ़ाना है इन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जितनी बार भी 2022 में बढ़ाना है, पर मार्च तक तो बढ़ाया नहीं है। अब एक कोरोना से लोग उभरे नहीं थे, ये रशिया यूक्रेन का हो गया, इट विल अगेन मेक ए इम्पैक्ट। ठीक है, एक डेंट डालेगा, तो फेड को क्या है, बहाना मिल जाएगा कि हम लोग रेट हाइक ज़्यादा नहीं करेंगे, छोटा करेंगे। ठीक है, एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि मार्च में जो रेट हाइक होगा, अभी इन्होंने बोला तो है कि ट्रैक पे ही हम करेंगे ज़रूर, बट अब लोग बोल रहे हैं कि उतना नहीं होगा जितना हम सोच रहे थे, जस्ट बिकॉज रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट जो है, जिसने वॉर का सीन लिया है, अब यूएस फेड रेट इतना रेट हाइक नहीं करेगा जितना वो पहले सोच रहा था। पर इससे होगा क्या, इससे भैया इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। 40 साल का रिकॉर्ड टूटा था, हो सकता है 50 साल का रिकॉर्ड टूट जाए। इन्फ्लेशन इतनी जल्दी काबू में नहीं आएगी, तो मार्केट जो है कंसोलिडेशन टाइप ही रहेगा। बट अगर कुछ ऐसा होता है, अनप्रेसिडेंटेड रेट हाइक कर देते हैं वो एकदम से, एक कुछ नहीं पता, ठीक है, कुछ नहीं पता, तो नज़र बना के रखनी है कि भैया यूएस अगर 0.25 0.50, उतना तो मार्केट को पता है, वो और खुश होकर ऊपर की तरफ ही जाएगा। बट एकदम से कुछ ऐसा होता है कि भाई सीधा 1 पॉइंट 1.5 पॉइंट कर दिया, तो भैया फिर एकदम से पैसा निकलेगा भी। ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ आएंगे। कुछ भी ऑल ऑफ सडन होगा, मार्केट नीचे गिरेगा। कुछ भी ऐसा होगा जिसकी बातचीत होती रहेगी, समझिए मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। ट्रम्प, पूरी दुनिया में था कि भाई ट्रम्प अगर हार जाएगा तो मार्केट गिर जाएगा, ट्रम्प अगर हार जाएगा तो मार्केट गिर जाएगा, ट्रम्प अगर हार जाएगा तो मार्केट गिर जाएगा। ट्रम्प हारा, मार्केट गिरा, मार्केट साला शूटअप कर गया ऑल टाइम हाई। तो जिस चीज़ की चर्चा होती रहेगी, लोग बातचीत करते रहेंगे, रेट हाइक होगा गिरेगा, रेट हाइक होगा गिरेगा, रेट हाइक, घंटा नहीं गिरेगा। एकदम ऑल ऑफ सडन कोई चीज़ होगी, एकदम से दुनिया के सामने आएगी और वो नेगेटिव इम्पैक्ट रखती होगी, तो मार्केट गिरेगा। तभी आप देखते हैं जब जब कोरोना बढ़ता है मार्केट भी बढ़ता है, जब जब कोरोना की लहर आती है स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पहले हो चुका है, उसके बेस पे अब दोबारा नहीं गिरेगा, और उसकी न्यूज़ मार्केट को पहले से पता होती है। वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता है, लोग एंट्री लेते हैं, एक एक महीने की दूर दूर की पुट की, स्टॉक मार्केट जैसे देखता है कि भतेरे चूजे घुस गए हैं, ऊपर की तरफ ही जाता है फिर वो। तो इस चीज़ पे भी ध्यान रखिएगा कि ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसा रेट हाइक ना हो जाए जो मार्केट के लिए नेगेटिव हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। देन तीसरा आता है दोस्तों आपका, अब निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या कर इसका असर पड़ सकता है। ठीक है, जहाँ पे मार्केट चल रहा है, अच्छी खासी रैली आ चुकी है, अच्छा खासा आपका जंप हो चुका है 658, और एसजीएक्स निफ्टी और 300 पॉइंट का जंप दिखा रहा है। तो सीधी सी बात है भैया, आप 16,800 के ऊपर हैं, इट मीन्स आप एक कंसोलिडेशन जोन में ही हैं। 16,800 के जितना नज़दीक रहे बाई कीजिए,
ऊपर 17,200 आपको दिखेगा। 17,300 अगर पार करके क्लोजिंग देता है तो आपको 17,500 600 भी दिखेगा। इस प्रकार से आप प्ले करते रहिए और फिर प्रॉफिट भी बुक करते रहिए। और पोजीशन कैसे बनाएं? पोजीशन कैसे बनाएं? फ्यूचर में बिल्कुल प्ले ना करें, फ्यूचर में बिल्कुल भी प्ले ना करें, कॉल और पुट के माध्यम से ही प्ले करें। और अगर आप फ्यूचर में फिर भी करते हैं तो मान लीजिए आपने एक निफ्टी का फ्यूचर बाई किया हुआ है तो भैया 300 पॉइंट की नीचे की करंट वीक की पुट भी बाई करके जाइए कि भाई रात को कुछ हो गया कम से कम वो पुट आपको सेव रखेगी। ठीक है, ऐसे करके पोजीशन बनाए, एक तरफा एक साइड पोजीशन ना बनाए, एक तरफा एक साइड पोजीशन ना बनाए। रशिया यूक्रेन में जो चल रहा है वहाँ से कहीं भी किसी भी दिन किसी भी पल कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आ सकती है जो मार्केट को धराशायी कर सकती है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में रख के ही पोजीशन बनाएं जब भी बनाएं, नहीं तो इंट्राडे प्ले करिए, मस्त 100-125 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। 30 से 40 पॉइंट तो 10 में से 8 से 9 बार मिल सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।